नमस्कार और आज श्रीराम सेंटर में आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट मोहिनी और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक दिसंबर 1971 का एक दिन। इससे पहले भी इस नाटक का मंचन हम इसी मंच पर कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी आपको ये नाटक बेहद पसंद आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस नाटक को लिखा है डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी ने और मैं चाहूँगी इनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही साथ इस नाटक के जो आज हमारे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इतना अच्छे से इस नाटक को बांध के रखा है, वो हैं अशरफ अली जी और मैं चाहूँगी आप अशरफ जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री एस यादव जी, जो कि बस कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे, लेकिन उससे पहले हम नाटक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नाटक बेहद पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि आप सभी अपने जो सेल फोन्स हैं उसे या तो साइलेंट मोड पे डाल दीजिए या फिर उसे स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चलिए आइए, अब आपके सामने प्रस्तुत है नाटक दिसंबर 1971 का एक दिन। बहू लकड़ियां लेने गई है, आती होगी। सांझ गिराई, अंधियारा गिरने को हो चुका है। से मौसम में सूखी लकड़ियां कहां से मिलेगी? अब क्या जलाऊं और क्या बुझाऊं? कम तो मेरा खुदा है ना। पहले कि मेरा दम बुझ जाए, मैं खिड़की खोली देता हूं। आसमान से बरसते उजाले को देख दिन होने का भ्रम हो रहा है। ठंड से सिकुड़े जीव, पेड़ों पर लटकते पत्तों की पकड़ कमजोर होती जा रही, गोया वो जमीन पर गिरने से डर रहे हैं। असमय कोई पत्ता गिरना भी तो नहीं चाहता। लगता है बसंत अब नहीं है। क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे मैं कितने की बोतल खेल रही है? बोतल गिर जाएगी और उस तरफ से भी मर जाएगा। जलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तेरे में डूब जाए, पड़े रहना फिर तेरे में। होगा ऐसा। आने में बहुत देर कर दी बहू। हाँ, आज देर हो गई बाजू, लकड़ी ढूंढते ढूंढते। माँ देखो, मैं सूखी लकड़ियां ले आई हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है माँ कि गीली लकड़ियां चूल्हे में मत डाला करो। देखो, सारा घर धुएं से भर गया ना। देख रही हो बहू, इस जीवन में मुझे हिमालय को जलते हुए देखना होगा। ऐसा ना कहे, ऐसा कहना ठीक नहीं। सूरज की किरणों का अंतिम अक्ष है वो। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि ये ठंडी आग है, इस दमकों से कहीं भयानक आग। हिमालय को जलते हुए पहली बार देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, जीवन भर से ही देखता आ रहा हूं। मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा हूं कि नागेश्वर पहली बार घर से बाहर नहीं निकला है। कैसे समझाऊं मैं खुद को कि हिमालय नहीं, भीतर ही भीतर मैं जल रहा हूं। नहीं, ऐसा ना कहें, ऐसा कहना ठीक नहीं। दिन ढल रहा है, सूर्य की किरणों की आभा का आखिरी खेल है ये। सुबह होगी, सूर्य उगेगा और फिर सांझ घिराने पर ऐसा ही सुंदर नजारा होगा। सच कह रही हो,
देखो ना, कितनी सुंदर छटा बिखेरती है पूरे हिम शिखर पर। असीम रेखा, अनगिनत जलते दीपों की आवली, कहां सन के दीप भी तो जल उठे हैं। हाँ, असंख्य दीप ही तो जल रहे हैं। अभी नागेश्वर होता तो वो भी ये सुंदर नजारा देखता, कितना खुश होता वो। हाँ बहू, बहुत खुश होता वो। गौर से देखो, कहीं हाथों में दीप लिए शिव की आराधना करते हुए फौजी तो नहीं है। ये संध्या में दिया बत्ती करने का भी तो समय है ना। हाँ, हजारों हजार दियों लिए फौजी होते हैं वहाँ, अपने आराध्य शिव से लोग कामना करते हुए। अभी नागेश्वर होता तो झट से कह देता, हम फौजियों की दिवाली है ये, स्वयं शिव का लोक मंगल की कामना को फूका अपना शंख। ये सुना आपने? ये उसका नाद तो गूंज रहा है। ठीक कह रही हो। शायद उस गूंज को नागेश्वर ने सुन लिया होगा, तभी उसने कहा कि शंख और रणभेरियां बजती हैं, मुझे इसी समय लौटना होगा। क्या चला गया वो? यही तो समझाने का तब से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। चुरुती हो माँ, चुप हो जाओ, नागेश्वर लौट कर आ जाएगा। तो माँ की छुट्टियां केवल 2 दिन में ही बीत गई। साल की केवल 2 माह की छुट्टियां ही तो लेकर आता था। आंगन में खिले गुलाब की पंखुड़ी पड़ती थी, उस ओस की बूंद की तरह मैं उसे देखती थी। किंतु आज पूरा आंगन ही मुरझा गया है। मत रो माँ, मत रो। उसका जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उसने जंगल से मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा तक नहीं की। जाने था तो सुबह चला जाता, बीच में सिर्फ एक रात ही तो थी। इतनी विचित्र घटना घटी है ना बहू। दिन ढले डाकिया आया था, नागेश्वर को चिट्ठी थमाते वक्त उसके चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ गई थी मैं बता नहीं सकता तुम्हें। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नागेश्वर जी, तुम्हारा तार आया है। अच्छा, कोई खास बात होगी? हाँ, सुनो, इसे ध्यान से पढ़ना। कोई खास बात ही है? घर परिवार है भाई, माँ बाप और पत्नी है। हाँ, ये सब तो है, परंतु राष्ट्र से छोटे, एकदम बोने। ये कैसा वचन है बेटे? अरे दुनिया में भगवान से बढ़कर माँ बाप होते हैं, ये तो हमने भी सुना था, परंतु ये राष्ट्र। नागेश्वर को लौटने की तैयारी करने में समय ही नहीं लगा। सामान की किट भी उसने अभी तक खोलकर नहीं देखी थी। उसे जस का तस उठाया और बाजू, मुझे अभी जाना होगा। अभी इस समय? हाँ, इसी समय जाना होगा। इसे इस समय जाने से रोकते क्यों नहीं नागेश्वर के बाजू? अरे अभी तक बहू बिगड़ नहीं लौटी, उससे मिलकर तो जाए। अरे ये मेरी कोई बात सुने तभी तो। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं अकेली छोड़कर चला जाए तो इसका ये पागलपन नहीं तो और क्या है? हाँ, ये मेरा पागलपन है। अब आप इसे जैसी चाहे उपमा दे, पर मैं वही कर रहा हूँ जो सही है। कम से कम कुछ लोगों को संतुष्टि तो मिलेगी। बेटा, घर परिवार भी तो कोई चीज है ना। अरे अभी अभी तो आया था और अभी चल दिया। माँ, जिस दिन मैंने फौज में जाना का फैसला लिया था, ये फैसला मेरे जीवन के लिए गया हुआ फैसला भी था। माँ, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है। माँ, मुझे जाना होगा। लेकिन बेटा, तेरे पीछे तेरी पत्नी है, उसका क्या होगा? वो क्या सोचेगी? उसके बारे में तुझे कोई चिंता नहीं है? तो क्या हम देश से केवल मौखिक प्रेम करते हैं? जब जान देने की बारी आए तो हम पीछे हट जाए? बाजू, ऐसी मौत का क्या फायदा जो जीवन का मूल्य ना चुका पाए? बेटा, नागेश,
ना बिजली है ना पानी है। मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती थी, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करना चाहती थी। सोचती थी मेरे लिए एक ऐसा घर हो जहाँ बिजली हो, पानी हो, एक ऐसा पति जो सिर्फ अपनी पत्नी पर जान छिड़कता हो। लेकिन क्या मिला मुझे? अभी मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रसन्नता तो वो चंदन है जो दूसरों के माथों पर लगाओ तो स्वयं की ऊर्जा खुद ही महक उठती है। क्या हुआ बहू? मुझे ये सब होना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह हाथ से टिपरी का छूटना अपशगुन होता है। कैसे कैसे सोचने लगी हो माँ? ये सब होता रहता है। फौजी की नौकरी इतनी आसान नहीं होती है। इसे मन से क्यों लगा रही हो? मैं भी उस दिन डर जाती तो नागेश्वर से विवाह ही नहीं करती। पर मुझे ये सब पता है, क्योंकि मेरी माँ ऐसा ही कहती थी और मेरी दादी भी। मेरे पिताजी फौज में थे और मेरे दादा भी। जब तक पिताजी लौटकर नहीं आते थे, मेरी माँ भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर देती थी। और वैसे भी अब फौज की नौकरी पहले जैसी नहीं रही। ना तो उतनी कठिन है, ना डरावनी है। मेरी दादी कंस सुनाती थी। उन्होंने कई बार रामी बोरान का कंस सुनाया था। मैं भी वैसा ही जीवन व्यतीत कर सकती हूँ माँ। उस जैसी औरत होना इतना आसान नहीं है बहू, और इस समय तेजी से बदल रहा है। गांव इलाके की फौजियों की विधवाओं को तो देखो, कैसे घर से दंदनाती चली जा रही है। मैं ये कतई नहीं मानती कि हर औरत एक जैसी होती है। मैं उसका इंतजार करूंगी मरते दम तक। और वैसे भी एक औरत इंतजार के सिवाय कर भी क्या सकती है? जब मैं कुंवारी थी तो मेरी माँ कहती थी कि बेटी इंतजार करो, जब शादी हो जाए तब साज श्रृंगार करना। और जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मुझे सिखाया गया कि बेटी इंतजार करो, जब तुम्हारा पति भोजन कर ले तब तुम भोजन करना। अब तो मुझे अपनी मृत्यु का इंतजार करना है। एक औरत इंतजार के सिवाय कर भी क्या सकती है? व्यंग वचन दूसरों का हृदय छेदने में तीर का काम करते हैं बहू। नहीं, ऐसा ना करो। केरोसिन की दुर्गंध पूरे आंगन में भभक रही है। चिलम की आग को फेंकोगे तो जरा सी चिंगारी तिलक कर पूरे घर को जला देगी। बहू जरा भीतर से रेडियो लाना। जी। सरहद पे लड़ाई छिड़ चुकी होगी। दोनों देश के फौजी एक दूसरे की जान लेने पर आमादा होंगे। जाने कितने जवान अपाहिज हो चुके होंगे और जाने कितनी सुहागिन विधवा। जब अचानक से मौत आती होगी तो कैसा भयानक दृश्य होता होगा वो। सर धड़ से अलग हो जाता होगा, हाथ पांव अजीब तरह से घूम जाते होंगे, गर्दन विचित्र कोण में घूम जाती होगी, चारों तरफ रक्त ही रक्त फैल जाता होगा और फिर शून्यता। शून्यता। पहले गुफाओं में रहने वाला इंसान एक दूसरे को मारता था। आजकल पढ़ा लिखा इंसान भी तो वही कर रहा है, उसी रास्ते पर चल रहा है। इसकी लाठी उसी की भैंस। फर्क बस इतना है कि लाठी की जगह तोप और बंदूकों मिलेगी। समाचार सुनिए। पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण कर भारतीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया है और कई ठिकानों पर बमबारी की है। सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है।
कई सैनिकों के शहीद होने का समाचार है। भारतीय सेना ने इस हमले का करारा जवाब देते हुए कड़ी सैन्य कार्रवाई की है। वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों अंगों के जवानों ने समन्वय के साथ व्यापक रूप से दुश्मन के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। सैनिक लगातार वीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। चचा, चचा, सब कुशल तो है चचा? चचा अभी डाकिया बाबू से पता चला कि नागेश का तार आया था। हाँ बेटा। चचा हम फौरन समझे कि तार नहीं बुलावा होगा। तो आखिर ये बुलावा हो भी क्यों ना? सरहद पर लड़ाई क्यों छिड़ गई है? वैसे हम फौजियों को तो जाना ही पड़ेगा चचा। अरे आखिर ये सरकार इन फौजियों पर इतना रुपया किसी बात के लिए खर्च करती है? लड़ाई लड़ने के लिए ही तो। अब ये बात अलग है कि कोई फौजी अपनी जान की डर से भैया अपनी बीवी के पल्लू में छिप जाए, मेरा मतलब ड्यूटी पर ही न जाए। पर मेरा दिल गवारा नहीं करता कि हमारा नागेश ऐसा नीच काम कर सकता है। वो बॉर्डर पर जरूर जाएगा चचा। जाएगा नहीं, जा चुका है वो। चला गया? अरे ऐसी भी कौन सी जल्दी थी? एक रात की तो बात थी, कल सुबह चला जाता। रात बिताए बिना ही चला गया। खैर कोई बात नहीं। वैसे चचा आपका लड़का है बहुत बहादुर। पूरे गांव में अकेला जवान है जो हमें फौड़े में पटक नहीं दे पाता है। बहू, प्रधान जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं, चाय हम पीकर आए। अब फिर कभी आएंगे तो चाय भी पियेंगे और भोजन भी करेंगे। अब चलते हैं। चचा, किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेशक चले आइए। दिन और रात में भेद नहीं करते हैं और अपने जान से किसी को खाली हाथ भी नहीं भेजते हैं। और फिर आप तो अपने हैं चचा। बेटा हम तो पहले से ही तुम्हारे कर्जदार हैं, लेकिन तुम्हारी उधारी हम चुका देंगे। ये सोच के अपना दिल मत जलाना कि तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे बेटा। कैसी बात करते हो चचा? अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, एकदम डायनासोर के जितना बड़ा। ये विलुप्त होने वाला नहीं है। हाँ, बस इस दिल में एक ही बात की टीस रहती है कि तुम्हारा बेटा मुझे पराजित कर देता है। एक बार नहीं, बहुत बार। है कभी कभी हार में भी जीत हो ही जाती है चचा। क्यों होती है? जिसके दिमाग में केवल एक बात है कि उसे जीतना है। अरे वाह, क्या बात है। आज से मेरे हृदय में तेरा सम्मान और बढ़ गया आनंदी। मान और सम्मान किसी के देने के योग्य प्रधान जी, अपने अपने योग्यता और अपने अपने व्यवहार के होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे भीतर कोई योग्यता ही नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। योग्य पुरुष एक कन्या को भोग सकता है, ऐसा तुम्ही ने कहा था ना। योग्यता के साथ साथ मैंने आचरण के बारे में भी तो कहा था। ऊंचे पदों पर बैठे पुरुषों के आचरण में यदि दोष हो तो वो आदर के योग्य नहीं होते। चलो मान लिया कि योग्यता का निर्माण आचरण से होता है, परंतु आचरण का निर्माण किससे होता है आनंदी? धर्म से। धर्म से ही अर्थ उत्पन्न होता है, धर्म से ही सुख प्राप्त होता है और धर्म इस जगत का सार है। कभी कभी नागेश भी सोचता होगा कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विवाह कर लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलते हैं। दिल पे बहुत बड़ा बोझ है बहू। ये कर्जा चुकता हो जाता तो इस साहूकार से पीछा छूटता। अरे ये सोच के कर्ज लिया था कि बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो उसका जीवन निर्वाह हो जाएगा। हमारा क्या है, आज है पर नहीं। रुपया और भय संसार में साथ आते हैं और साथ चले जाते हैं। इस साहूकार से भयभीत होने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बहू, इससे भय कैसा? ये तो अपने नागेश्वर का मित्र है, इससे भला कैसा भय है? कभी कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं बच्चों।
पिता तो माने सोचा एक महीना बीत गया, एक माह बीता तो पिता ने सोचा एक साल बीत गया, 3 माह जब गुजरे तो पत्नी ने सोचा 3 युग बीत गए, 3 युग बीत गए, 3 युग बीत गए। अंधेरा होने को आ गया, चारों कोनों से रात घिर रही है। बाहर के अंधेरे से कहीं अधिक गाढ़ा अंधेरा घर के भीतर फैलने लगा है। 3 दिनों से माँ का भी कुछ पता नहीं चला। कैसी विडंबना है। भोजू, माँ का कुछ पता चला? नहीं बहू, कुछ पता नहीं चला। एक ने बताया कि रामनगर जाने वाली सड़क पे खड़ी बस का इंतजार करते देखा था उसे, मानो बेटे के मोह में जीवन से ही भागने का मन बना चुकी हो। मैं वहां गया लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर किसी ने बताया कि रामगंगा के किनारे एक बड़े से पत्थर पे बैठे देखा था उसे, मानो बेटे के मोह में नदी में डूब जाने का मन बना चुकी हो। अरे कहाँ जा रही है अकेली? अरे औरत जात को यूं इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। देखती नहीं जमाना कितना खराब है, किसी को साथ में लेकर चलना चाहिए। कौन साथ गया है आज तक किसी के? ये जीवन की अकेली यात्रा है। जिसने जैसा हुलिया बताया मैं उस तरफ दौड़ दौड़ कर गया। कई ठौर पर हाथ पैर भी चलाए, लेकिन नागेश्वर की मां का कुछ पता न चला बहू, कुछ पता न चला। अरे कहाँ जाएगी तू इतनी बड़ी दुनिया में? और इस थैले में क्या है? कुछ नहीं, मेरे नागेश के लत्ते कपड़े हैं। न जाने कहाँ चला गया है बिन बताए। उसे इतना भी ख्याल नहीं रहा कि कपड़े बदल ले। वो बेचारी कब तक आस लगाती रहेगी, कब तक नागेश्वर के कपड़े सहेजती रहेगी। मेरा लाल खो गया, न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। नागेश बेटा, नागेश बेटा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ नागेश, मैं आ रही हूँ नागेश। अब उसे जीवित ना समझो बहू। नहीं, कैसे कैसे सोच लेते हैं आप? फिर तो नागेश्वर के बारे में भी ऐसा ही सोच लिया होगा आपने। गांव वालों को पता है कि नागेश्वर अब लौट कर नहीं आएगा। मेरी सास को भी पता थी और आपको भी। क्या मैं भी मान लूं कि नागेश्वर अब लौट कर नहीं आएगा? जब आपने माँ को घर से बाहर जाते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं कि कहाँ जा रहे हो बहू को अकेले छोड़कर? अरे जिसका जवान बेटा न लौटा हो और बहू घर में आस लगाए बैठी हो, ऐसी स्थिति में भला बहू को वो कब तक झूठी दिलासा देती रहती? आखिर कब तक? पहुंचे मुसीबत आती है और चली जाती है। इंसान तो वो है जो ऐसे समय में धैर्य से काम ले। आप विश्वास करें, आपका बेटा जरूर लौट कर आएगा। अरे वो ड्यूटी पर गया है तो लौट कर तो आएगा ही ना। हम हताश क्यों हो रहे हैं? हताशा और निराशा मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। पहुंचे आप यकीन करें, आपका बेटा लौट कर आएगा। मैं खाना लाती हूँ आपके लिए।
आनंदी, आनंदी, जी यहाँ हूँ। आनंदी, एक लोटा पानी दे। ये लो, पहले मुंह खा लो, तब पानी पीना। तू ही खा ले। अरे कम से कम मीठा तो बोलेगी। जी मैं कब करना बोलती हूँ। नहीं बोलती तो बोलना सीख ले। साहूकार को जवाब देना जरूरी हो गया है। अरे तुम गुस्सा क्यों करते हो? उसका तो काम ही है रोकना टोकना। अरे क्यों नहीं करूं गुस्सा? अरे साहूकार का रोज रोज रोकना टोकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे उसके पैसे दे तो रहे हम, क्या उसके पैसे लेके भाग रहे हैं? अरे सेठ साहूकारों को हर समय अपने धन की फिक्र लगी रहती है, इसलिए टोक दिया होगा तुम्हें। फौजियों, हम देनदार हैं तो हमें फिक्र है। हम अपने सर पर बोझा नहीं रखना चाहते। उस मोटे के समझ आए तब ना। आप पानी पियो, मैं उसे समझा दूँ। नहीं आनंदी, तुम उससे दूर ही रहना। अरे औरतों पर बुरी नजर रखता है वो। फिर तो मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगी। नहीं बहू, तुम रहने दो, मैं उससे बात करके आता हूँ। तुम लोग परेशान मत हो, वो मेरी बात समझ जाएगा। आनंदी, कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। हाँ, हलवा बनाया है, दूँ? हाँ हाँ, हलवा ही ले लो। ये लो, जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुंह चिल गया, उंगली भी। अरे किसने कहा था कि जल्दी जल्दी खाने के लिए? आराम से खाओ ना। अरे अभी तुम नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाओ और अब देखो आराम से खाओ। अरे हाँ आनंदी, अरे सुनो ना। अच्छा अरे इधर देखो ना, बताओ कि खाना कैसे है? मेरे कहने का मतलब है कि फूंक फूंक कर खाओ, तब मुंह नहीं चलेगा। तो ऐसा बोलो ना। ये देखो, ऐसे? हाँ ऐसे। हंसती रहा करो। कैसा बना है? मुझे तो लगता है सीधी से बना है। मेरा मतलब है खाने में कैसा है? अच्छा खाने में? खाने में तो गर्म गर्म लग रहा है। तो खाओ अपना ये गर्म गर्म हलवा और मुंह चलाओ। अरे क्या हुआ नदी? छोड़ो, मुझे काम है। आओ इधर आओ, इधर दिखाओ। क्या आनंदी, तुमसे कितनी बार कहा है, कतरन को डिबरी की लोच से जलाकर सेक लिया करो। उससे क्या होगा? फिर से नई बीमारी आ जाएगी। अरे कुछ दिनों के लिए आराम तो मिलेगा। पर ये तो फिर से आती रहती है। अरे क्या किस लिए? करेगा? रुको, मैं सेक लूंगा। सेकोगे? हाँ। नहीं मैं मना, ये तो बहुत चलेगा। कुछ नहीं होगा। तो रहने दो ना, अपने आप ठीक हो जाएगी। नागेश, अरे रुको आनंदी, दिखाओ। आराम से कर रहा हूँ। क्या आनंदी, तुमसे कितनी बार कहा है कि नंगे पांव खेतों में मत घूमा करो। देखो जरा अपने पैरों की हालत, काले से पड़ गए। अब तो पूरा दिन धूप में बॉर्डर पर खड़े रहते हो। देखो अपना चेहरा कैसे झुलस गया है। आनंदी, वो तो मेरी ड्यूटी है। हर समय मुझे तैनात रहना जो पड़ता है। अच्छा जी। हाँ। और मेरी ड्यूटी क्या है? घर और खेत, इन दोनों को मुझे ही तो संभालना होता है। हाँ। अच्छा सुनो, वहाँ बॉर्डर पर तुम्हें मेरी याद आती है? बॉर्डर पर तो दुश्मनों को याद किया जाता है। तो तुम जाओ अपने बॉर्डर पर, यहाँ क्यों लेने आए हो? अरे क्या हुआ? मैं तो अपनी घरवाली की याद में आया हूँ, अपनी आनंदी के पास। अच्छा, हर महीने चिट्ठी लिखती हूँ। कितनी चिट्ठियों का जवाब दिया है तुमने? क्या करूं? तुम्हारे सवाल ही इतने होते हैं कि लिखते लिखते मेरी उंगलियों में दर्द हो जाता है। इतनी कमजोर है तुम्हारी उंगलियां, तो वहाँ बॉर्डर पर बंदूक कैसे चलाते होगे? आनंदी, तुम सवाल बहुत करती हो। मैं तुम्हें याद भी तो बहुत करती हूँ। जब भी खड़ी होती हूँ आईने के सामने, तुम परछाई बनकर मेरे सामने आ जाती हो। जब भी खड़ी होती हूँ खिड़की के सामने, तुम ठंडी हवा बनकर मुझे छू जाती हो। खामोश रातों में
रास्ता खुद ही करती हूँ और खुद ही सुनती हूँ। अक्सर खामोश हो जाने पर तुम्हें आवाज लगाती हूँ और तुम सब रंगों को खुद में समेट लाते हो। नागेश, इंसान का मन जिस चीज में लग जाता है वो उसी में रूप गुण सब कुछ देखने लगता है और फिर इंसान को जैसी चाहो वैसी जिंदगी मिलती कहाँ है। प्रकाश जब काले बादलों का चुंबन करता है तो एक जीव की उत्पत्ति होती है, एक सकारात्मक जीव की। कितनी सेवा करती है ना तू मेरी बहू। मेरी अपनी बेटी होती ना वो भी इतनी सेवा नहीं करती जितना कि तू करती है। कभी कभी तो सोचता हूँ तू मेरी बहू नहीं बेटी। सेवा ही हृदय को पवित्र करती है, फिर चाहे वो माता पिता की सेवा हो या फिर देश। इंसान के लिए उसका कर्म ही मुख्य होता है और इसी कर्म पर इंसानियत टिकी है। ले जाओ बहू। ये क्या बाजू? आपने तो खाना खाया ही नहीं। भूख नहीं है। भूख नहीं है या कोई और बात है? कुछ भी तो नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि इस घर की रोटियां अब तक बची हुई हैं मेरे लिए। क्या हुआ बाजू? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। नहीं बहू, ऐसी बात की छाया तक न पड़ने देना अपने मन पर। ऐसी बातों के लिए तो गांव के लोगों के मुंह ही काफी हैं। आज क्या हुआ बाजू? कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। वही हर रोज का स्वर, एक का स्वर थक जाता है तो दूसरा उससे स्वर मिला लेता है, दूसरे का थक जाता है तो तीसरा उससे स्वर मिला लेता है। हर रोज एक नया गीत चलता ही रहता है बहू, हर रोज एक नया गीत चलता ही रहता है। नया गीत? हाँ, हम बताते हैं कि आज क्या हुआ। हमसे सुनो। सारा गांव तुम दोनों की जोड़ी को हीर रांझा की जोड़ी कहने लगा। हीर रांझा के गीत गाए जा रहे हैं तुम लोगों के नाम पर। तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? बाजू, ऐसे गीत गांव में बनते हैं और पीछे छूट जाते हैं। एक दिन हम लोगों के गीत को भी लोग भूल जाएंगे। नहीं बहू, अब ये सब नहीं सहा जाता है मुझसे। आपकी जगह मैं होती तो खुशी से नाच उठती। लोग कह रहे हैं कि हम हीर रांझा, मतलब हम पापी हैं। अरे पापी तो वो लोग हैं जो दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं। मुझे तो ऐसे लोगों पर दया आ रही है। बाजू, आप घबराए ना, क्योंकि स्वयं डरा हुआ व्यक्ति दूसरों को भी डरा देता है। अरे इनको क्या समझा रही है? जाकर गांव वालों को समझा, जो न जाने क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे तुम लोगों के बारे में। मुझे इसकी परवाह नहीं है। संसार में करोड़ों ईसा, करोड़ों मोहम्मद, करोड़ों बुद्ध, जब करोड़ों राम जन्म ले तब भी इन जैसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालने में अपनी नामवारी समझते हैं। ये देख नहीं सकते कि हम सुखी रहे। दुखती आंख वालों को दीप शिखा अच्छी नहीं लगती है ना? देखो, गांव का प्रधान होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि इस फैल बदनामी को विराम दिया जाए। इतने मुंह उतनी बातें, सबकी नजर तुम पर टिकी है आनंदी। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। सबकी कामुक नजरें मुझ पर टिकी हुई है।
यौवन मेरा है, किंतु चिंता दूसरों को है। मुझे पा लेने की चिंता, भोग लेने की चिंता। मगर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इन सबसे मुक्ति पा लूंगी। मुक्ति शून्यता में नहीं, मुक्ति पूर्णता में होती है आनंदी। पूर्णता सृजन करती है, नए रिश्तों का निर्माण करती है। धीरज होने से दरिद्रता भी शोभा देती है। धुले हुए होने से जीर्ण वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। हम जिस हाल में हैं खुश हैं। फौजी, आपको इस घर में रोटी चाहिए और मुझे इस घर की छत। हम दोनों को वो मिलती रहेगी फौजी। बहू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे गांव के लोगों की नजर में इस घर की रोटियां और ये छत, ये तो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही, चचा का अपमान हुआ है। सब लोग इन पर थू-थू कर रहे हैं। अब इन्हें इस अपमान से तुम नहीं बचा सकती हो। जब व्यक्ति का अपमान होता है तो उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है। फौजी, इस वक्त हमें अपमान के बारे में नहीं, खुशियों के बारे में चाहिए। वापस अरे तेरी खुशियां हैं? चचा का घर से बात कदम रखना मुश्किल हो रहा है, इस बात को तू समझ नहीं पा रही आनंदी? ठीक है फौजी, आज से आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। लोगों के तानों का सामना मैं करूंगी। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, और मदिरा के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता। प्रधान जी, अब आप यहाँ से जा सकते हैं और आपको हमारे बारे में चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मैं प्रधान हूँ, प्रधान, और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। अपना परिचय देना बुरा नहीं, बुरा तब है जब वो किसी अहंकार के साथ दिया जाए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं प्रधान जी। ये तुमने क्या किया बहू? अरे तुम्हें प्रधान को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए था। तो गांव में जाके और आग में घी डालने का ही काम करेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है फौजी। अरे जो व्यक्ति दो मधुर शब्द ना बोल पाए, उसे कठोर वचन सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। और आप विश्वास करें, आपका बेटा जरूर लौट कर आएगा। लल्लू, अरे ओ लल्लू, अरे कहाँ मर गया? श्रीमान, आपसे कितनी बार कहा है मेरा पूरा नाम लेकर पुकारा करे। लाला लालचंद, नैनीताल वाले। अरे मैं तो लल्लू ही कहकर पुकारूंगा। मेरे माँ बाप ने कितने अरमानों से मेरा नाम रखा था, लेकिन आपने उनके सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। अरे एक दिन तू भी मिट्टी में मिल जाएगा। ये बता, ये क्या है? ये चाय का गिलास है। अरे मूर्ख, गिलास के अंदर क्या है?
चाय के गिलास में चाय होगी, आपका टाइपराइटर थोड़ी ना होगा। अरे अंधे के बच्चे, ठीक से आंखें खोल कर देख। श्रीमान, मेरे माँ बाप अंधे नहीं थे, उनकी आंखों की रोशनी इतनी तेज थी कि बिना चश्मे के इतनी ऊंचाई पर खड़े उस आसमान को भी देख लिया करते थे। ये झापड़ लगाऊंगा ना, बिना चश्मे के भी तुझे तारे नजर आएंगे। ठीक से सांस के अंदर क्या है? अरे बाप रे, ये तो मक्खी है। और ये इस गिलास में कैसे गिरी? लेकिन ये यहाँ कर क्या रही है? इसे तो गुड़ पे होना चाहिए था। अब ये गिरी कैसे, ये बता। अब इस सवाल का जवाब तो ये मक्खी दे सकती थी, लेकिन अब ये भी मर चुकी है। अब तू भी मेरे हाथों मरने वाला है। अब ये बता, ये चाय कौन पिएगा? नहीं नहीं, मैं तो एक दिन में एक ही चाय पीता हूँ, और वो मैं पी चुका हूँ। ले जाओ। आप चिल्लाइए मत, आपको गला बैठ जाएगा। मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आता हूँ। दूसरी चाय के पैसे तू देगा। फिर चाय लाना कैंसिल। तो क्या मैं चाय पिए बिना रहूं? वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अरे तेरी गलती है, तेरी वजह से तो मक्खी गिरी है। अरे मेरी क्या गलती है? मैंने मक्खी से कहा था क्या कि जाओ जाकर चाय में डूब जाओ? तू ढक भी तो सकता था। आप चाय पी भी तो सकते थे। अरे जा, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। जा दूसरी चाय लेके आ, वरना तुझे नौकरी से निकाल दूं। जा। और हाँ सुन, इस चाय के पैसे मैं तेरी तनख्वाह से ही काटूंगा। जब देखो तब काटने की बात करते हैं। पिछले जन्म में जरूर कुत्ते रहे होंगे। फौजों के संबंध में जानकारी कहाँ मिलेगी? उस खिड़की में पता कीजिए। ये खिड़की तो बंद है भाई साहब, कोई है? अरे बाबी क्यों खिड़की पीटे जा रही है? देखती नहीं है खिड़की बंद है। भाई साहब कब खुलेगी खिड़की? कल आना। आज क्यों बंद है? क्योंकि आज बाबूजी छुट्टी पर है, कल आना। छुट्टी पर है। अरे फौजी का कुछ पता चला के नहीं? अरे फौजी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। कसम से रातों तक नींद नहीं आती है। अच्छा, जब से ये पता चला है। अरे भाई क्या पता चला है? यही कि मेरी माँ दुल्हन ढूंढ रही है। लेकिन हर रात के स्वप्न में तो मैं सिर्फ इसे ही देखता हूँ।